हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी हम लोग चला रहे हैं, तो आज जो है हम लोग लेसन 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें कार्बन और इसके कंपाउंड जो हैं उसके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल बटन पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार जो है एनसीईआरटी पैटर्न चला रहा हूँ। अगर आपने पूरा डिटेल से नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाके डिटेल से देखें। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 2-3 लेक्चर लिए हैं, वो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल है, आप लोग को मैं बता दूंगा इसका संरचना कैसे बनाया जाता है, यानी स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको आपको देखना है कि कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमें चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो देखिए, कार्बन के दो गुणधर्म हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और इसके लास्ट सबसेल में 2 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके गाइस, यहाँ देख सकते हैं। तो इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। अतः आपने परमाणुओं के साथ एकल, द्वितीयक संयोजक आबंध के साथ तो जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये जुड़ते हैं। एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाकर लंबी लंबी श्रृंखला, यानी केटिनेशन, मतलब वो जो श्रृंखला लंबी बनती है उसी को कहते हैं। और इसे कार्बन यौगिक की संख्या बहुत विस्तृत होती है, लंबी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इसका जो स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको बताना है। ठीक है गाइस, तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको डायरेक्ट आपको करना है। ये है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखिए, एथेनोइक प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, एथेनोइक एसिड बनाते हैं। ठीक है, यह इस प्रकार यह ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन की कमी हुई तथा यह क्रियाएं कैसी कहलाती हैं, ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो वायु में ऑक्सीजन क्या होती है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है। वेल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन एवं एथाइन के मिश्रण को ही वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस मिश्रण को ऑक्सी एसिटिलीन क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए, प्रयोगों द्वारा आप एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर दोनों में अंतर प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एल्कोहल के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं और ना ही गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, परंतु एथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करने पर CO2 गैस क्या करता है, उत्सर्जित करता है, यानी रिलीज करता है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑक्सीकारक क्या है। तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीकृत कर देते हैं और स्वयं अपघटित हो जाते हैं। उदाहरण जैसे KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। तो देखिए यहाँ पे, हम डिटर्जेंट का प्रयोग कर यह नहीं बता सकते हैं कि जल कठोर है अथवा, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में झाग झाग यानी कि लेदर जो है उत्पन्न करते हैं। अब नेक्स्ट है, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़ते जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है। तो साबुन जो होता है मैल के साथ क्रिया करके एक लेदर संरचना तैयार कर देता है। तैली मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं तथा कपड़ों से चिपक जाते हैं, अतः उसे साफ करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। अब ये आपके एग्जाम के लिए पूछ रहा है, एथेन का आणविक सूत्र बताइए। तो देखिए, इसका फॉर्मूला आप लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ेंगे, तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ये एल्केन का होता है सिंगल बॉन्ड के लिए। एल्कीन होता है CnH2n होता है। ठीक है, एल्काइन होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्मूले में रखना है, तो यहाँ रखोगे तो देख लो यहाँ से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बस आपको सॉल्व करना है। तो ये किसका है, एथेन का आणविक सूत्र ये दिया C2H6। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू n की वैल्यू 2 रखोगे और 2 2 4 +2 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, तो CnH2n+2 इसमें रख के आप चेक कर लो। सॉरी, ये पूरा गायब कर लो।
इसमें आप फॉर्मूले में रख लो CnH2n+2। इसमें n की वैल्यू 2 रखो तो C2 और H 2 2 4 +2 6 हो जा रहा है। तो ये देखो ये बन जाएगा, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन टोटल 6 है, कार्बन 2 है, तो ये हो जाएंगे। अब इसमें कितने सहसंयोजक बांध होंगे, तो ये आपको एक बार देख लेना है यहाँ से। तो कितने हो जाएंगे, 7 सहसंयोजक आबंध होंगे। ये क्वेश्चन बीपीएससी में डायरेक्ट पूछा गया है। अगर जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया होगा तो उनको पता होगा कि ब्यूटेनोन चतुर्थ कार्बन यौगिक जिसका प्रयात्मक यानी फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा था, तो ये किसका था, कीटोन का था। तो जिन लोगों ने कीटोन मारा होगा बिल्कुल सही जवाब है उनका। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको, इसका हम देखिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। जैसे कि आप देखते हैं कि खाना बना रहे हैं तो पूरा बर्तन की जो तली है वो बाहर से काली हो जा रही थी, इसका मतलब भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ये तो हो ही नहीं सकता। ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, ये हो सकता है। ईंधन आद रहे, ये भी नहीं। ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, तो ये दो बी और सी ऑप्शन दोनों सेम दे दिए हैं, ठीक है। CH-Cl3 में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। तो CH3Cl में 3 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से एक परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध से जुड़े थे। इसी प्रकार कार्बन क्लोरीन के मध्य भी सहसंयोजक आबंध होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है, आप इसको बनाइएगा। बाकी ये देखिए समजाति श्रेणी क्या होते हैं, उदाहरण के साथ समझाना है आपको। तो कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजनों को एक प्रकार का प्रक्रियात्मक वर्ग स्थापित करना समजाति श्रेणी, जैसे मेथेन है, ठीक है। मेथेन का ये फॉर्मूला गलत है, CH4 होता है, ठीक है। तो इसको याद है, एथेन है और प्रोपेन है, ठीक है। उसी फॉर्मूले में आपको रखना है, तो इसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। CnH2n+2 में आप रखोगे तो ये सारे निकल जाए, और इसमें सब में देखिए CH2 आएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये समजातीय श्रेणी में आएंगे। अतः इनमें CH2 इकाई का अंतर है। एल्कीनों का समान शून्य CnH2n के रूप में लिखा जाता है। ये देखिए नंबर 2 3 4 दिया है, ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल और अम्ल आप कैसे अंतर करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एथेनॉल की गंध अभिलाक्षणिक एल्कोहली होती है तथा जबकि एथेनॉल अम्ल की गंध तीव्र होती है। एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन होता है, जबकि एथेनॉल अम्ल का क्वथनांक कितना होता है, 290 केल्विन होता है। एथेनॉल का क्वथनांक 351 के होता है, जबकि एथेनॉल का अम्ल इतना होता है। तो ये भौतिक गुण है और रासायनिक गुण यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में पूछ रहा है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो वही लेदर का निर्माण क्यों होता है। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों से भी लेदर का निर्माण होगा। तो साबुन को जल में डालने पर झाग बनता है क्योंकि साबुनों में दो होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ वाली तथा एक ऋणात्मक सिरा, जबकि जल विरोधी व सिर जलरागी होता है। जब यह जल में जैसे ध्रुवी विलायक के साथ क्रिया करते हैं तो आवेशित भाग के कारण जलरागी भाग आ जाता है, अतः वे साबुन के अणुओं के सिर को चारों ओर से घेर कर गुच्छों का निर्माण करते हैं और झाग का भी निर्माण करते हैं। एथेनॉल ध्रुवी विलायक नहीं है, इसलिए साबुन के साथ झाग नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो जब कठोर जल को उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अपक्रिया करके अघुलनशील लवण बनाते हैं, अतः सफेद और छेप का निर्माण होता है। यदि आप लिटमस पत्र लाल व नीला से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। ये तो आपको मैंने बताया ही था जब एसिड बेस चैप्टर पढ़ा रहे थे। साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है, यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। मैंने आपको पहले बताया था, एक ट्रिक बताया था, ABRB। देखिए कैसे, ए के बाद से आपको पता है क्या आता है, बी, उसके बाद आर, यानी एसिड रहेगा तो वो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में, और बेस रहेगा तो वो किस में कर देगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए बेस है तो बेस क्या कर दे रहा है, ये लाल को नीले में कन्वर्ट कर देना, यानी रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है।
तो असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन से योग करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये योग करके क्या बनाते हैं, सैचुरेटेड यौगिक बनाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया को तेल से घी बनाने में भी प्रयोग किया जा सकता है। वनस्पति तेल में जैसे हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। दिए गए हाइड्रोकार्बन में संकल्प अभिक्रिया क्या, C2H2CH3 में योग अभिक्रिया होगी, यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नहीं समझ में आ रहा है कैसे असंतृप्त है, क्योंकि इसमें जो है डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए C2H2 लिखा है ये फॉर्मूला, तो इसमें आपको जो है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे। बाकी सब में जो दिया है इसमें जैसे C3H8 है तो ये CnH2n+2 के फॉर्मूले से आएगा। ये CnH2n से आएगा। C2H2 ये जो है आपका उससे आ जाएगा CnH2n-2 से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके CH4 मेथेन हो जाएगा, ये एल्केन होता है। मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए परीक्षण बताइए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, तो बताना है इसमें। मक्खन संतृप्त एवं खाद्य तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनमें ब्रोमीन जल कड़े सहायता से अंतर किया जा सकता है, मतलब आसानी से नहीं होते हैं। मक्खन व तेल गर्म करें, अतः इनके कुछ बूंदे ब्रोमीन जल की डालें। मक्खन में कार्बनिक यौगिक है, इसी प्रकार तेल में डालने पर ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है, अतः ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर किस उत्कृष्ट गैस नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो हीलियम। नोबल गैस कौन कौन से हैं, देखिए मैं आपको बता देते हैं। आपके पास बहुत सारी गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होता है, ठीक है। जेनॉन एक्सी होता है, ठीक है, एक्सी जेनॉन और रेडॉन होता है। ये सारे जो हैं नोबल गैस होते हैं, एनर्ट गैस होते हैं, इसको आपको याद रखना है। भू प्रॉपर्टी में भू प्रॉपर्टी में खनिज के रूप में कार्बन की कितनी मात्रा होती है, इंपॉर्टेंट है ये पूरा, आपको पॉइंट सहित याद होना चाहिए। कितनी होती है, 0.0002% होती है। कार्बन का एक गुण बताइए जिसके कारण यह बड़ी संख्या में यानी अणु मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो वही श्रृंखला जो होती है उसके बारे में बता रहा। एल्केन में बनाने वाले आबंध का नाम क्या होता है, एकल बॉन्ड होते हैं, जो उसी को बता रहा है। सामान्य अल्कोहल को किस नाम से जाना जाता है, एथेनॉल से जाना जाता है। फॉर्मूला था C2H5OH, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं CH3CH2OH, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए कार्बन 2 थे तो 2 हो गए, हाइड्रोजन 5 थे और OH अलग ये ग्रुप था। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की आपसी अभिक्रिया से बनने वाले एक पदार्थ का नाम जिसका स्वाद उत्पन्न करने के बाद कारक हो जाता है, एस्टर होता है, ठीक है। मिसेल विलियन में किस रूप से बनते हैं, कोलाइड के रूप में। मिसेल विलियन में किस कारण अवक्षेपित नहीं होते हैं, तो आयन आयन विकर्षण के कारण। क्या कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है तो साबुन के मिसेल प्रकार के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या होते हैं, तो ये लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक के बारे में, डिटर्जेंट कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ क्यों नहीं बनाता है, तो अमोनियम एवं सल्फोनेट लवणों को सीरा क्या कर देता है, आवेशित होता है। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, तो सोडियम एसीटेट कहते हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन में सिरका होता है, 3 to 5% होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 290 केल्विन या 17 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 273 में, यहाँ मैं कर देता हूँ, टू 273 में जब आप 17 ऐड करोगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा, 7 + 3 9 0, और साथ में 290 आ जाएगा केल्विन, ओके। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करते हैं, आप सभी को पता होगा ये। एल्कोहल के ग्रुप, उस एल्कोहल का नाम बताइए जिसके सेवन से चाशुक तंत्रिका प्रभावित होती है, तो कौन सा होता है, मेथेनॉल होता है। ये थोड़ा सा जहरीला होता है। विकृत एल्कोहल बनाने के लिए एथेनॉल में क्या मिलाया जाता है जिससे ये जहरीला हो जाता है, तो मेथेनॉल। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होने से कौन सा पदार्थ बन जाता है, तो मेथेनॉल बन जाता है, इसको आपको याद रखना है। एक निर्जलीकरण कारक का नाम बताइए, तो कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 हो जाएगा।
एल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया कर कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित। हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकिल और पैलेडियम का। ठीक है। वनस्पति तेल में कौन सा असंतृप्त है? तो असंतृप्त कार्बन है ये। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। एक ऑक्सीकारक का उदाहरण क्षारियम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 आपने पढ़ा था। मेथेन का क्लोरीन गैस के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है? तो क्लोरोमेथेन एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले एक प्रदूषक का नाम क्या है? तो सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएंगे। हाइड्रोजन समूह के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? एक होती है। सबको पता है कौन कौन से हाइड्रोजन्स होते हैं? तो मैं यहाँ बता देता हूँ। फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं, एस्टाटीन होते हैं। इन सब के लास्ट सब सेल में -1 की कमी रहती है। ठीक है, क्योंकि 2 और 7 होता है वैलेंसी, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के सब पदार्थ के किन किन भौतिक गुणों में वृद्धि होती है? तो गलनांक एवं कथनांक में। कार्बन श्रृंखलाओं में समजाति श्रेणी किस तत्व को प्रभावित करती है? हाइड्रोजन को। अब बस वही क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने के तत्व को क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। वह कौन सा पदार्थ है जो अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है? कैटेलिस्ट, जो उत्प्रेरक होते हैं वही होते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।